हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केबीएस एनबीएस में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप सभी ने सिलेबस देखा है, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि लैंग्वेज में आप सभी की हिंदी और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग लैंग्वेज से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, लैंग्वेज में यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज लेकर ही आना है, तभी आप सभी के जो 5 पार्ट है वो चेक होंगे। केवीएस एनवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईएमआरएस में जैसे कि आपने देखा था कि 40% अगर लैंग्वेज में है तभी आप सभी का पेपर चेक होगा, अदरवाइज पेपर चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। जैसे वर्ड में आप लोगों को पता है का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से, तो इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जो ध्वनि मुंह से निकलती है आप इसको खंडित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संज्ञा के रूप में पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह इनमें से एक को जानता है। तो एक को जानता है, किसको जानता है, एक को जानता है, तो संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यदि कोई नाम लिखा होता तो आप लोग इजिली बता पाते, ठीक है, कि यहाँ पर जो श्याम है, श्याम क्या है, संज्ञा है, तो एक की जगह पर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो वह किसको जानता है, ये आप किसको जानते हैं, श्याम को जानते हैं, राघव माधव को जानते हैं, तो ये यहाँ पर एक आपका संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंध है। यहाँ पर बताना है कि गीत गाती हुई, इसमें कौन सा पद बंध है, क्या है यहाँ पर। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, यहाँ पर थर्ड का आंसर आपका क्या सही होगा। गीत गाती, उनकी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा, क्या होगा, विशेषण। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, विशेषण। और विशेष क्या है यहाँ पर, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो स्त्रियों के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, स्त्रियों के बारे में। और कर्म उनका क्या है, पानी भरना, कार्य उनका क्या है, कर्म है उनका पानी भरना, और क्रिया उनकी क्या है, भरने जा रही हैं। तो जो जा रही हैं, क्या करने जा रही, भरने जा रही हैं, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्रिया। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, किसकी क्रिया की, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल होगा। यहाँ पर अगर आप लोग तत्काल उसको देते, यदि तत्काल उसको चिट्ठी दी जाती तो यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान हो जाता। इसके बाद में कहा गया है सामान्य वर्तमान, तो ये भी नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संभाव्य, संभावना है। वह आई हो तो उसको आपने देखा नहीं है, लेकिन संभावना है कि वो आई है, आई है तो आप उसको चिट्ठी दे देना। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। संदिग्ध में क्या होगा, संदिग्ध में जैसे करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, अगर होगा आएगा तो आपका संदिग्ध हो जाएगा। होगा अगर आ जाता है, करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो संदिग्ध वर्तमान होगा। तात्कालिक में क्या होता है, तात्कालिक में क्या है, आप क्रिया को कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ जाए रहा है या रही है, रहा है या रही है,
तो ये किसमें आएगा, ये आपका तात्कालिक वर्तमान में आ जाएगा। सामान्य वर्तमान में क्या होगा, जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो ये सामान्य वर्तमान होगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे डैश शब्द कहलाते हैं क्या, तो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव आपने पढ़ा है, और जो तद्भव होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूप परिवर्तित हो जाता है तो परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा, परिवर्तित, परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा, और परिवर्तित नहीं होगा तो तत्सम कहलाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आदि यानी कि पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। शब्द के अंत में क्या लगता है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट है आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का पाताल होता है, आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल हो जाएगा। अर्थ का क्या होता है, अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। अनघ का क्या होगा, अनघ का नग होगा, अनघ यहाँ पर नग हो जाएगा। पाताल कहे या पृथ्वी कहे, पाताल कहे या पृथ्वी कहे। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो देखिए तम होता है, अंधेरा तो आप सभी को पता है, तिमिर ये भी, और यहाँ पर क्या नहीं होगा, अमावस्या, अमावस्या यहाँ पर नहीं होगा। और एक यहाँ पर शब्द होता है तमस, ये भी अंधकार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या, तो पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है, आंसर डी सही हो जाएगा, लेख नहीं होता है। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है, लेख नहीं होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है, और धातु की पत्ती कह सकते हैं, किसी धातु की पत्ती, और पत्र यहाँ पर समाचार पत्र भी होता है, समाचार पत्र, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। लेखन यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका 10th का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। संधि दो पक्षों का मेल है, संधि दो पक्षों का मेल यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उनको संधि कहते हैं। संधि तोड़ने को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो गलत है वो क्या है, पहला। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, क्या सही नहीं है, यहाँ पर पहला आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है ये बताना है, कौन सा समास नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है समास 6 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म कारक कहा गया है, कर्म कारक नहीं होता है, कर्म धाराय समास होता है। कौन सा होता है, कर्म धाराय समास होता है, कर्म धाराय समास होता है। देखिए अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, और यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। कौन कौन से 6 समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधाराय समास है, द्विगु समास है, और इसके बाद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य क्या है यहाँ पर ये बताना है। और आप लोग ध्यान रखिएगा जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसमें क्या लगा होता है, तो देखिए जो संयुक्त वाक्य होते हैं 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर और लग गया हो, या यहाँ पर एवं लगा हो, या यहाँ पर तथा लगा हो, या यहाँ पर या लगा हो, या अथवा लगा हो, ये सभी शब्द ध्यान रखिएगा। या यहाँ पर इसलिए लिखा हो, इसलिए, या यहाँ पर फिर भी लिखा हो, यहाँ पर फिर भी, ये सभी शब्द किससे संबंधित है, संयुक्त वाक्य से। तो यहाँ पर उदाहरण बताना है, वह आया और गया, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें जो और लगा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है,
नेक्स्ट है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। जो मुहावरे का अर्थ है इसमें क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पहला, भ्रम को दूर करना। यहाँ पर लिखा है किसी बात पर ध्यान ना देना, ये नहीं होगा। स्वागत के लिए राह देखना, ये भी नहीं है। अंधकार दूर करना, ये भी गलत है। इसके बाद में है खटाई में पड़ना, मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पड़ने का मुहावरे का आशय क्या है? तो निर्णय ना होना। ठीक है, निर्णय ना होना। क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पर 18 कर लीजिए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उतार चढ़ाव को यहाँ पर क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, इसके बाद में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये पूछा जा सकता है, तो एक बार यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के कितने काल हैं? जैसा कि आपको पता है 4 काल हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आदिकाल, पहला है आदिकाल। इसके बाद में यहाँ पर भक्तिकाल हो जाएगा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद में यहाँ पर पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसके बाद में आधुनिक काल, इसके बाद में आधुनिक काल। इनको किन नामों से जाना जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से, भक्ति काल के नाम से। इसके बाद में उत्तर मध्य काल को रीति काल के नाम से, रीति काल। इसके बाद में यहाँ पर गद्य काल के नाम से आधुनिक काल को जाना जाता है, गद्य काल। इनका सबका समय ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, समय के पहले संवत लगा लीजिएगा। तो 1050 से 1050 से 1375, 1050 से 1375। इसके बाद में संवत, संवत 1375 से 1700, संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700। इसके बाद में संवत रीति काल में संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900, 1700 से 1900। इसके बाद में जो आपका गद्य काल है ये संवत 1900 से अब तक, संवत 1900 से अब तक। तो ये 4 काल हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां क्या है? आपसे ये पूछा गया है वर्ण लिपि, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि लिपियां कितनी है। वर्ण लिपि पूछा गया है, यानी कि वर्णमाला में जो संख्याएं होती है ये कितनी होती है? तो 52 होती है। कितनी संख्याएं होती है? 52 होती है। इसमें भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, इसमें जो स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर आप लोगों को पता है, स्वर की संख्या 11 होती है। वहीं हम यदि मात्रा की बात करते हैं तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। 10 किस प्रकार से होती है? अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन की जो संख्या होती है ये 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और जिसमें आप लोगों को पता होगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या पता है आप लोगों को? तो या है, रा है, ला और यहाँ पर वा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर उसमें व्यंजन की संख्या क्या है? तो उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। उसमें व्यंजन 4 है। और अयोग वाह की संख्या कितनी है? अगर आपसे अयोग वाह की संख्या पूछी जाए, अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 में क्या हो जाएगा? पहले तो अंग हो जाएगा, दूसरा आ हो जाएगा, अंग और आह। इसके बाद में द्विगुण व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 2 है। द्विगुण व्यंजन कौन से है? डा है और ढा है। नीचे बिंदु जरूर ध्यान रखिएगा, बिंदु नहीं लगा होगा आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? देखिए अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पे प्रत्यय ध्यान रखिएगा, प्रत्यय बाद में लगता है।
आप लोगों को पता है जो प्रत्यय है ये क्या है, तो ये बाद में लगता है। अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा में जैसे त्वा लगा हो, प्रत्यय त्वा लगा हो, या प्रत्यय ता लगा हो, या प्रत्यय पा लगा हो, या प्रत्यय पन लगा हो, या प्रत्यय ई लगा हो, इन सभी प्रत्यय को ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, भाववाचक है। बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, पा है। बुढ़ापा में प्रत्यय यहाँ पर पा हो जाएगा, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मित्रता क्या होगा, तो मित्रता में आप यहाँ पर मित्र प्लस ता लगा दीजिए, मित्रता, मित्र प्लस ता, मित्रता, तो ये भी आपका भाववाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप कहे पशुता, पशु प्लस ता, तो क्या हो जाएगा, ता यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, पशु प्लस ता, प्रत्यय क्या है यहाँ पर, प्रत्यय बाद में लगता है, तो यहाँ पर ता हो जाएगा। जैसे डकैत, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। तो ये सभी प्रत्यय याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इनसे हेल्प में होने वाली है। अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्का है। और आप लोगों को ये भी पता है कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक नंबर भी कम या ज्यादा हो जाता है तो कोई स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो कोई पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो योग्य उसकी विशेषता बताई जा रही, उसका एक प्रकार का गुण बताया जा रहा है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, डी आंसर यहाँ पर सही है। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता है गुणवाचक है, गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, तीसरा परिणामवाचक है, तीसरा यहाँ पर परिणामवाचक हो जाएगा, और चौथा आप सभी का संकेतवाचक है, चौथा आपका यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो गुणवाचक विशेषण है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्वभाव व स्थान का बोध कराया जाता है। गुणवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण हो या दोष या रंग या रूप, रंग रूप या आकार, इन सभी का बोध कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब ही होता है कि व्यक्ति में क्वालिटी क्या है, तो उसकी जो क्वालिटी है यही उसका गुण है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या है, सच्चा है, व्यक्ति क्या है, सच्चा है, तो सच्चा ये क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बताई जा रही कि व्यक्ति है लेकिन वह सच्चा व्यक्ति है। अब आम किस प्रकार का होता है, आपको पता है, आम पका हुआ होता है, तो ये पका क्या है, उसकी विशेषता है, उसका गुण है। आम जो है ये पका है, ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि आम पका हुआ है। इसके बाद में संख्यावाचक में तो आप लोगों को पता होगा, जो विशेषण है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। निश्चित है और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित में आपको पता है कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, 1 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, या 10 किलो, तो ये एक फिक्स यहाँ पर नंबर आपने बताया है। इसके बाद में यहाँ पर अनिश्चित में क्या हो जाएगा, देखिए अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ कुछ कितना दे दिया जाए, कुछ फल दे दो, कुछ फल दे दो, तो कितने फल दे दे, आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने फल दे दे। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ वस्तु दे दो, कौन सी वस्तु दे दी जाए, कितनी दे दी जाए, तो जिसमें आपका क्वेश्चन हो और आंसर ना निकले वो आपका अनिश्चित हो जाएगा। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा है, मान लीजिए आप बोले कि आपको चावल लेना है, मान लीजिए चावल लेना है, तो कुछ चावल दे दो, कुछ चावल दे दो, तो कितने चावल दे दो, इसका आंसर निकल रहा, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कुछ है ये आपका अनिश्चित में हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, आंसर यहाँ पर आपने देखा है, थर्ड का डी सही है, और संख्यावाचक विशेषण भी आपने देख लिया है। संकेतवाचक में क्या होता है, जब आप किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जब आप कहते हैं कि वह है, हमारा है, या उनका है, या किसी का है, या कोई और का है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो इनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, जल्दी से यहाँ पर बताना है, फोर्थ का आंसर बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका है क्रिया विशेषण।
योजक चिन्ह इस प्रकार से लगा होता है, तो अगर योजक चिन्ह लगा होता तो पहला आंसर सही हो जाता। सर्वनाम यहाँ पर है नहीं, विशेषता कोई बताई नहीं जा रही तो विशेषण यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर क्या कहा है, जल्दी से, तो जल्दी से उसने क्रिया की है, क्या किया है, वो पहुंचा है, तो क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए, ढंग से करते हैं कहा गया है, तो यहाँ पर वर्तमान की बात की जा रही है, करते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका काल से दिया गया है, देख लीजिए एक बार, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, चाहे आपने हिंदी में पढ़ा हो या आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, जिसको आप सभी लोग पास्ट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर आपसे सामान्य भविष्य का पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग भविष्य के बारे में पहले देख लीजिए। तो देखिए भविष्य में क्या होता है, भविष्य में यानी कि आपका फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है, भविष्य क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा, और फ्यूचर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आ जाए यहाँ पर कि करता रहेगा, यहाँ पर आ जाए रहेगा या रहेगी, रहेगा या रहेगी, इसके बाद में जाएगा या जाएगी, या चलता जाएगा या चलाएगा, कुछ इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं तो ये आप सभी का सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कल स्कूल बंद रहेगा, तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल देख लीजिए, संभाव्य में क्या हो जाएगा, संभावना है, ठीक है, यहाँ पर संभावना है, जैसे कि इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि संभावना है। यहाँ पर जैसे अगर कोई इस प्रकार के शब्द लग जाते हैं, शायद, शायद लग जाए या संभावना लग जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द या सेंटेंस होंगे ये आप सभी के संभाव्य भविष्य काल में हो जाएगा। शायद कल मैं जाऊं, शायद कल मैं जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कल जाने की संभावना है, ठीक है, तो भविष्य काल हो जाएगा किस प्रकार का, संभाव्य होगा। इसके बाद में सामान्य भविष्य काल तो आपने देख लिया है, करता रहेगा, जाता रहेगा, चलाएगा, खाएगा, पिएगा, इस प्रकार से गागी गे आ जाता है, तो ये आप सभी का सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। भूतकाल में क्या बात करते हैं, यहाँ पर भूतकाल में, भूतकाल आपका क्या है, आपका पास्ट है, भूतकाल क्या है, ये आपका पास्ट है, सामान्य कहा है तो यानी कि कोई ऐसी घटना जो तुरंत हुई होगी। जैसे आप कहीं गए हैं और आपका कोई फ्रेंड सो रहा था, तो आप क्या कहेंगे, वो सो रहा होगा तो आप क्या कहेंगे, जब मैं गया था तो वो सो रहा था, तो इसमें था थी थे या आ जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे ये आप सभी के सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अंगीठी का तत्सम क्या है, अंगीठी का यहाँ पर तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रट लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, उपसर्ग तो आपको पता है, उपसर्ग क्या है, पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपमान, यहाँ पर अपमान हो जाएगा, जब अप लगेगा तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अपराध है नहीं, यहाँ पर अपरण क्या है, या अपजय, ये भी यहाँ पर गलत है, तो अपमान जो शुद्ध शब्द है, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है सर्वज्ञ हो जाएगा, थोड़ा यानी कि ज्यादा। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, कम या थोड़ा, और सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, अतः का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः का समानार्थी परिणामतः हो जाएगा, अतः का समानार्थी क्या हो जाएगा, परिणामतः, आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है क्या, क्या नहीं है, अनेक का मतलब तो देखिए, अंक का मतलब क्या होता है, संख्या होती है, नाटक का एक भाग हो जाएगा, यहाँ पर गोद भी हो जाएगा, क्या नहीं है, सी आंसर पृथ्वी, पृथ्वी अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसके बाद में है यहाँ पर, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है, आक्रांत। इसके बाद में, जो अपनी हत्या आप करे, स्वयं अपनी हत्या करे, उसको आत्मघाती कहते हैं। आक्रामक किसको कहते हैं, तो आक्रामक आक्रमण करने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आक्रमण करने वाला,
आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक। नेक्स्ट है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और संधि। तो यहाँ पर आपको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और संधि के उपभेद कितने होते हैं? तो उपभेद 5 होते हैं। उपभेद कितने हैं? 5 है, जिसमें आप सभी का दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, या दीर्घ स्वर संधि लिख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद में गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। इसके बाद में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। और इसके बाद में अयादि स्वर संधि है। उपभेद 5 होते हैं। उपभेद कितने होते हैं? 5 होते हैं और भेद 3 होते हैं। नेक्स्ट है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो क्या होगा? नहीं पहचान पा रहे तो देखिए यहाँ पर, अगर पहला पद संख्यावाची है तो आप सभी का यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए दोपहर, दोपहर, इसका अर्थ क्या निकलेगा? दो पहर, दोपहर। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। पंचमढ़ी यानी कि 5 मड़ियों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। जैसे यहाँ पर पहले क्या आ जाए? 7 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए और इनसे सभी से एक प्रकार का समूह निकले तो ये सभी क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है, बादल घिर आए और बारिश होने लगे। रचना की दृष्टि से वाक्य है क्या? ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए क्या कहा है, बादल घिरा आए हैं और बारिश होने लगी है। तो बादल का घिरना और बारिश होना, इन दोनों को मिलाया गया है, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख का लगना। आंख का लगना यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंख का लगना यहाँ पर नींद आना। आंख लग गई मतलब नींद आ गई। प्रेम होना मतलब क्या है? दिल लगी होना, दिल लगी। और मृत्यु होने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृत्यु होने का अर्थ हो जाएगा जान से हाथ धोना, जान से हाथ धोना, क्या हो जाएगा? मृत्यु होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसको कहते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बोली किसको कहते हैं? तो बोली आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। आप जहां पर, जिस जगह पर आप रहते हैं, वहां पर जो आपकी भाषा है वही आपकी बोली होगी। तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। जैसे आप गुजरात में रहते हैं तो वहां गुजराती बोली जाती है, आप पंजाब में रहते तो वहां पंजाबी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको पता है दूध का जो फॉर्म है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। दूध एक पदार्थ है, दूध क्या है? पदार्थ रूप में होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और आपको पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को हिंदी की 2 वीडियोस डेली मिल रही हैं, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और जो सेकंड वीडियो आपको मिलती है, इसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग टॉपिक क्लियर होगा तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इन दोनों वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा आप लोगों को। एक बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा तो आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके बाद में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और इसके बाद में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, इसके बाद में भाववाचक संज्ञा। और 4th नंबर पर आपका हो जाएगा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पर हो जाएगा समूहवाचक, 5वें नंबर पर है समूह
वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में भेद भी पूछ लिए जाते हैं। कौन से भेद हैं? आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और एक चौथा या पांचवा ऑप्शन आपको अलग से दिया जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें बताइए संज्ञा कौन-सी है। तो आपको याद रखना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर आपसे कपड़ा बताया गया है, कितना लगेगा? 3.5 मीटर लगेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? परिणाम वाचक हो जाएगा। आज की क्लास में ही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से देख ली होगी तो आपके आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजिली कर पाएंगे और एक-एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, देखिए जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आपका निश्चित हो जाएगा, दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। तो संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे वेद तो आपको पता है, वेद की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये निश्चित है, बिल्कुल फिक्स है। पांडव की संख्या कितनी है? 5 है। शास्त्र कितने हैं? 6 हैं। तो जहां पर संख्या निश्चित हो जाती है उसको निश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप लोगों को ये पता होगा कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं। संख्यावाचक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? यदि संख्यावाचक विशेषण आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये किसका बोध कराता है? तो संज्ञा का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराता है। इसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं और दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं होती हैं। तो ये किसमें आएगा? ये आपका आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। और यह संख्या किस प्रकार की है? तो यह निश्चित संख्या है। अनिश्चित में तो जैसा कि आपको पता है काफी है, कुछ है, थोड़ा है, बहुत है, अधिक है। तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं इनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यदि कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग का यहाँ पर चयन करना है, क्या सही होगा? हवा चल रही है, कोयल कूकू कर रही है, शिक्षा दी जा रही है। दारा यहाँ पर जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दारा सिंह कह सकते हैं, अगर ना आपको पता हो तो दारा सिंह ये एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा और ये पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्रयुक्त काल होगा वो वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है तुम बैठो, मतलब प्रेजेंट की बात की गई है, तुम बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसमें है क्या? इसमें संभाव्य काल है। ये है क्या? आपसे वर्तमान काल में भी पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार का काल है? तो संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल है। भूतकाल तो आप लोगों को पता है कि इसको क्या कहते हैं? पास्ट में जो बीत चुका है, ठीक है? जैसे आप कहीं गए हैं और आपका फ्रेंड सो रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि जब आप गए थे तो वह सो रहा था। तो पास्ट में क्या होता है? था, थी, थे आ जाए तो भूतकाल होगा। था, थी, थे आ जाए तो भूतकाल होगा। और यहाँ पर साथ में क्या आ जाए? यहाँ पर आ जाए या ए आ जाए तो ये भी आपका भूतकाल में आएगा। और भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इतना ज्यादा डीप में पूछेगा भी नहीं, तो बस जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है उनको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। संभाव्य भूतकाल में क्या होता है? संभाव्य का मतलब ही क्या होता है? संभावना। संभावना हो, किसी व्यक्ति के जाने की संभावना हो, आने की संभावना हो या कुछ करने की संभावना हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि राम कल कल स्कूल गया होगा। कल स्कूल गया होगा। तो पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर गया होगा, गई होगी, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा संभाव्य भूतकाल। और भविष्य काल में क्या होता है? करेगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा। तो इस प्रकार से गा गी गे आ जाए तो यहाँ पर भविष्य काल होगा। गा गी गे आ जाए तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा।
और आपको पता है कि भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं? तो भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का श्रृंगार होता है। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, श्रृंगार होता है। नेक्स्ट है संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डैश उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। संगम जब आप बोलते हैं तो सम प्लस गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा माँ हो जाएगा यहाँ पर, सम प्लस गम, संगम। तो उपसर्ग कहा गया, उपसर्ग तो पहले लगता है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, सम। नेक्स्ट है अज्ञ का क्या होता है? अज्ञ का यहाँ पर विलोम हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का यहाँ पर विज्ञ हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वज्ञ किसका होगा? सर्वज्ञ किसका होगा? तो अल्पज्ञ का हो जाएगा, सर्वज्ञ अल्पज्ञ का हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर आगंतुक, जो आया हो, ठीक है, आगंतुक हो जाएगा। और यहाँ पर अतिथि का क्या हो जाएगा? मेहमान, तो सभी को पता है मेहमान है। और एक आप लोगों ने गांव में शब्द सुना होगा, पहुना, ये भी आपका अतिथि के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द और सुना होगा आप सभी ने, अभ्यागत, अभ्यागत, ये भी किस में आएगा? तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, अभ्यागत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ डैश होता है। तो देखिए कोटि या आपकी श्रेणी हो सकती है, या कोटि आपका करोड़ के लिए भी प्रयोग होता है। तो जो कोटि का अर्थ है ये श्रेणी के लिए प्रयोग किया जाता है और करोड़ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। कोटि का प्रयोग धनुष के सिरे के लिए किया जाता है, धनुष का सिरा। कोटि का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है? तो धनुष का सिरा के लिए प्रयोग किया जाता है। और अंक तो आप लोगों को पता है कि अंक में क्या हो जाएगा? अंक का क्या होगा? अंक का निशान हो जाएगा, अंक का निशान हो जाएगा। संख्या आपको पता है, अंक यहाँ पर क्या है? गोद भी है और नाटक का अध्याय भी है। इसके बाद में अगर हम अंबर की बात करें, अंबर का अर्थ क्या हो जाएगा? अंबर का अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ पर अंबर, तो अंबर का किसके लिए प्रयोग होता है? अंबर, तो अर्थ यहाँ पर वस्त्र के लिए भी हो जाएगा, वस्त्र है। अंबर आपको पता है आकाश तो होता ही है, आकाश से। और यहाँ पर अंबर किसके लिए हो जाएगा? बादल के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जिससे मापा ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। जिससे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिमित है। नेक्स्ट है शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है? तो जैसे कि इसको जब आप मिलाते तो क्या बोलते हैं? शब्दार्थ बोलते हैं, शब्दार्थ। डी आंसर यहाँ पर सही है, शब्दार्थ। और इसमें आपसे यदि संधि पूछ ली जाए तो यहाँ पर छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। और बड़ा आ किस में आएगा? तो दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? डी। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? जो सामासिक पद है इसको तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर संयुक्त वाक्य होता तो यहाँ पर और लगा होता, ठीक, और लगा होता। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो मिश्र वाक्य होते हैं इनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें समुच्चय बोधक आंसर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो यहाँ पर मजा किरकिरा कर देना, मजा किरकिरा कर देना, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। या बना बनाया काम बिगाड़ देना, काम को बिगाड़ना, काम को बिगाड़ देना। इसके लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गुड़ गोबर करना, काम को बिगाड़ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपको बताना है क्या सही होगा। तो या तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए
इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है क्या? तो सही शीर्षक यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, किसके बारे में बात की गई है ये बताना है। देखिए गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप सभी के सिलेबस में बताया गया है, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर गद्यांश में क्या कहा गया है कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने आप को शांत रखना भी योग है। अपने आप को शांत रखना क्या है? योग है। महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और यही से आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था? आपसे ये पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। शांत रहने के लिए कहा गया है कि आप अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो शांत रहो और सुखी रहो। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? अभी आपने देखा है महायोग, क्या नाम दिया गया है? महायोग दिया गया है। एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए शांत रखना ही योग है और इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं, तो महायोग आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि व्रज भाषा है क्या? तो व्रज भाषा यहाँ पर क्या है? आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी है। व्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, उपभाषा की बोली है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि आपसे ये पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा ये कहा गया है? बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति हो जाएगी कबीरदास की। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की यह पंक्ति है। पहला आंसर सही है। और जो कबीर है ये किससे संबंधित है? ये किस काव्य धारा से संबंधित है? ये किस काव्य धारा से संबंधित है? तो यहाँ पर निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा से संबंधित है। संत काव्य धारा से संबंधित है। और कबीरदास की जो प्रमुख बीजक है, इसमें किसको संकलित किया गया है? बीजक में किसको संकलित किया गया है? साखी सबद रमैनी को। साखी सबद रमैनी को, साखी सबद रमैनी को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी ने रीजनल लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो आप सभी को पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और आप लोगों को लगता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देखिए ये अलग अलग वीडियो नहीं है। आप लोग टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस में किसी भी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चाहे आप सभी का यदि हिंदी के साथ आपने रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश तो आपका अलग हो जाएगा, लेकिन हिंदी चूज किया तो आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ कंठ ओष्ठ। जब आप बोलते हैं तो आपकी लिप्स जो है राउंड शेप में आ जाती है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भिन्न व्यक्ति बैठते हैं। तो यहाँ पर जब भिन्न व्यक्ति की बात की जाती है तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, समूहवाचक है। और आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं? ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा है, और चौथा नंबर पर आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य
वाचक संज्ञा और 5वें नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। देखिए, आपने देखा था संज्ञा में कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो द्रव्य में होता है, वो क्या हो जाता है? द्रव्य में क्या हो जाएगा? जब सोने को गलाया जाता है, तब क्या हो जाता है? वो लिक्विड में हो जाता है, पदार्थ में बदल जाता है। सोना है, चांदी है और यहाँ पर पानी है। सोना, चांदी, पानी, दूध, मिट्टी, मिट्टी भी आप सभी की द्रव्य में आएगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में भाववाचक में तो आप लोगों को बताया था, इसमें क्या होता है? शब्द के अंत में क्या लगा हो? ता लगा हो या पन लगा हो या यहाँ पर त्व लगा हो, त्व। ये सभी किसमें आ जाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे मूर्ख का क्या होता है? मूर्खता, मूर्खता हो जाएगा, बालपन हो जाएगा। पन लगा है तो क्या हो जाएगा? बालपन हो जाएगा। ता लगा है तो सुंदरता हो जाएगा। ता लगा है तो सुंदरता हो जाएगा। तो ये किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। समूहवाचक में तो आपको पता है कि आपकी कक्षा हो जाती है, आपका क्लासरूम है, आपने कोई टीम बनाई है, तो इसमें भी समूह होगा। और परिवार है, सेना है, सरकार है, जनता है, किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। समूहवाचक में कैसे आप लोग पता लगाएंगे? जिसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक सम्मिलित होते हैं, तो यह एक प्रकार का समूह बन जाता है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। समूहवाचक में आप सभी की कक्षा है, टीम है, सेना, सरकार, ये सभी आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक में प्रॉपर किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बात की जाती है। जैसे किसी का नाम क्या है? राम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इलाहाबाद, ये भी आप सभी का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है। 2 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? मुड़ना का क्या होता है? मोड़ना। मुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मोड़ना हो जाएगा। क्रिया का तात्पर्य किससे होता है? कार्य से होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना, और कार्य का मतलब भी क्या होता है? किसी कार्य को करना। तो कार्य करना पाया जाए या कार्य का होना पाया जाए, करना या होना, ये किससे संबंधित होगा? क्रिया से संबंधित होगा। मान लीजिए कोई धातु दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर चल प्लस ना, तो मिलकर क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा। ठीक है, चलना, वॉक करना। ठीक, इसी प्रकार से सुन प्लस ना, सुनना। चलना, सुनना, करना, बैठना, उठना, ये सभी क्या है? क्रियाएं होती हैं। यदि धातु में ना लगा है, ध्यान रखिएगा, यदि धातु में क्या लगा हो? धातु में ना लगा हो, तो क्रिया किस प्रकार की होगी? सामान्य होगी। क्रिया किस प्रकार की होगी? तो सामान्य क्रिया होगी। सामान्य क्रिया होगी। सामान्य क्रिया होगी। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया में, कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है, इससे प्रश्न का उत्तर मिलता है। सकर्मक में क्या होता है? प्रश्न से उत्तर मिलता है। सकर्मक में प्रश्न से उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर मिलता है, तो किस में आएगा? सकर्मक क्रिया में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पानी पीता है, बच्चा पानी पीता है, तो वो क्या कर रहा है? बच्चा क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। आप क्या बताएंगे? पानी पी रहा है। तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी यहाँ पर कर्म हो जाएगा। क्या कर रहा है? पानी पी रहा, कर्म क्या है उसका? पानी है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? पीता है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष पीता है, पानी पीता है, कर्म उसका पानी है और निष्कर्ष क्या है? पीता है। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, दीपक फुटबॉल खेलता है, दीपक फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। फुटबॉल यहाँ पर कर्म हो जाएगा। और निष्कर्ष यहाँ पर क्या होगा? खेलता है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेलता है। अब यहाँ पर अकर्मक में देख लीजिए, अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस प्रश्न से कोई उत्तर ना निकले, ठीक है, उत्तर ना निकले, जैसे रोगी, रोगी खांसता है, रोगी खांसता है, तो क्या खांसता है? क्या आप इसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार से कोयल कूकती है, मान लीजिए कोयल
कूकती है। तो क्या कूकती है? ये इसका आंसर निकल रहा है यहाँ पर? नहीं निकल रहा। जिस प्रश्न से कोई उत्तर ना निकले उस क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस प्रश्न से कोई उत्तर निकल आता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, क्या सही होगा? देखिए, नदी बह रही है, बकरी घास खा रही है, रोटी पतली है, या रोटी मोटी है, या रोटी छोटी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पानी बह रहा है, नाले से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा पुल्लिंग में? पानी। पानी यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं या द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं, द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं ये सदैव किसमें होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सिरका, सिरका, इत्र, सिरका है, इत्र है, रायता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रायता कैसा है तो आप ये क्या कहेंगे? मीठी है, खट्टी है? नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रायता या तो मीठा है या खट्टा है या इसमें नमक कम है, कुछ इस प्रकार से आप बोलेंगे। और वहीं आपसे ये पूछा जाए कि चाय, चाय और स्याही, चाय और स्याही। मान लीजिए आपने कप में चाय ली है और चाय आपसे गिर गई है, तो आप क्या बोलते हैं? चाय गिर गई है। आप ये नहीं बोलते चाय गिर गया है, तो ये अपवाद में हो जाएगा। ये क्या है? ये अपवाद है। अपवाद में और क्या हो जाएगा? शराब भी हो जाएगा। अपवाद में शराब भी हो जाएगा। किसमें आएगा? अपवाद में है। बाकी जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सभी आपके पुल्लिंग में होंगे। यहाँ पर पहला आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्त्य वाच्य का वाक्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। अब रामचरितमानस की जब भी बात आएगी तो आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसका सीधा संबंध कर्ता के साथ जाना जाए। क्रिया यहाँ पर क्या है? रामचरितमानस से लिखी गई है ना, तो ये क्रिया है। और संबंध कर्ता कौन है? कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला कौन है? तो तुलसीदास है। इसमें वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता कौन है? तुलसीदास है। तो कर्ता की यहाँ पर प्रधानता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। आंसर पहला सही है। अब यहाँ पे देखिए, जो राम है इन्होंने रावण को मारा है, तो राम द्वारा रावण को मारा गया, इसमें क्रिया की गई है। ठीक है, इसमें क्रिया की गई है। और यहाँ पर छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। खेलना भी यहाँ पर क्या है? आपकी क्रिया है। और इसमें क्या लिखा है? टहलना, तो ये भी आपकी टहलना क्या है? क्रिया है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जम्बू है। क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्न में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? प्रति उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? प्रति उत्पन्न। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रति सही हो जाएगा। उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यहाँ पर विपरीतार्थ शब्द होगा। विलोम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अधम का यहाँ पर उत्तम है। अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। नारकीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय हो जाएगा। नारकीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय हो जाएगा। स्वर्गीय हो जाएगा। नेक का यहाँ पर आपको पता होगा बद है। नेक का यहाँ पर बद है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुबेर का। अलंकेश किसके लिए प्रयोग होता है? किसका पर्यायवाची है? कुबेर का है। बादल के पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची में मेघ हो जाएगा। सभी को पता है मेघ है, जलद है, जलद है, और यहाँ पर घन भी हो जाएगा। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बादल के लिए। और नीरद भी हो जाएगा। बादल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीरद भी हो जाएगा। नीरद भी है। और जलद तो आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद में यहाँ पर चपला का क्या हो जाएगा? चपला आपका पूछा जाता है। चपला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिजली।
बिजली हो जाएगा और दामिनी हो जाएगा। बिजली है और दामिनी है। किसके लिए? तो चपला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में भिन्न होता है क्या? डुंगरी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, डुंगरी। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत हो जाएगा, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तिथि ना हो, उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तिथि ना हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विद्या, मतलब बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और बड़ा आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास का उदाहरण है क्या? कर्मधारय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो श्वेत पत्र हो जाएगा। श्वेत पत्र आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। गगनचुंबी में क्या हो जाएगा? गगनचुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाला। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाठशाला यानी कि पढ़ने के लिए शाला, पठन के लिए शाला, तो के लिए आया है तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। श्वेत पत्र में क्या है? श्वेत है जो पत्र, पत्र क्या है? श्वेत है, तो यहाँ पर कर्मधारय होगा। आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। जब आपसे कोई बोलता है कि आप अपना काम स्वयं करें, तो क्या यहाँ पर इसका सेंटेंस होगा जो शुद्ध वाक्य है? अपना काम स्वयं करो। अपने से अपना काम करो, तो अपने से अपना गलत है। स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो, ये सभी गलत हो जाएंगे। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ बताना है, क्या सही होगा? तो धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। आंसर पहला सही हो जाएगा, धोखा देना। नेक्स्ट है, अंजर पंजर ढीले करना। ये आपका मुहावरा दिया गया है, बुरी तरह मारना। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा, किसी को आपने बहुत पीट दिया है और आपने कहा है कि मैंने उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं, मतलब आपने उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17-18 में आपको एक गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है, क्योंकि संकालु की यहाँ पर बात की गई है किसके लिए? अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति। व्यक्ति देखिए, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है, मूलाधार देकर, और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। जो विकास के सूत्र हैं कहाँ से निकले हैं? प्रकृति से निकले हैं और मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ क्या है? मानव जाति का नाश भी हो सकता है। शंकाग्रस्त की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? देखिए, शंकाग्रस्त कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? विज्ञान के बारे में बात की गई। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर विज्ञान के बारे में बात की गई है। तो आंसर आपका पहला सही होगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? तो यहाँ पर देन क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर देन क्या है? अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति क्या है? आस्थावान नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा?
आंसर यहाँ पर जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? जो कौरवी बोली है किसको कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे कौन? तो धर्मदास थे।